Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to see the types of respiration. In prior video, we learned about the respiration and what the process is, what the mechanism of respiration is. Okay. So यहाँ पे आपको पढ़ना है respiration. Two different respiration means what? Actually, two type of respiration is aerobic respiration and anaerobic respiration. तो aerobic respiration हम किसको बोलेंगे? Anaerobic respiration किसको बोलेंगे? An, in, ऑन, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उसका मतलब होता है नहीं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, और एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। तो अगर आपको बोला जाए कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है कहाँ पे, ऑक्सीजन की ज़रूरत तो हर सेल को होती है। येस ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की ज़रूरत हम सबको है। इवन दो हम अगर ह्यूमन बींग की बात करें, किसी भी तरह के एनिमल की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर, तो ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी। लेकिन हम लोग यहाँ पे एडाप्टेशन के हिसाब से तो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो आपको पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ पे क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम या तो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट एकदम डिफरेंट है। ऐसा कैसे हो रहा है ना। एक्चुअली आपके सारे सिस्टम्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। रेस्पिरेशन जानने से पहले आपको आपका डाइजेशन समझना होगा। डाइजेशन के थ्रू किस तरह से ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जो है वो आपके पास आ रहे हैं, तो वो तो हम आपको डाइजेशन वाले वीडियो में अलग से बता देंगे कि कैसे ग्लूकोज आपके ब्लड में आता है। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, आपके ब्लड वेसल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा वो तो पहले से अवेलेबल है। साथ साथ में और क्या आया, ऑक्सीजन आया। ठीक है, जैसे हम लोग अपने पहले वीडियो में क्या पढ़े थे, हमारा मैकेनिज्म कैसा था सांस लेने का। हमारे जो रिब्स हैं वो एक जो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स है, एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल्स, वो आगे की तरफ जाता है तो हमारा लंग्स का एरिया बढ़ता है। और फिर जैसे हमारा डायाफ्राम नीचे जाता है, फ्लैट होता है, तो हमारा एक जो लंग्स का एरिया है वो और ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा एरिया हमारे लंग्स में, बहुत ज़्यादा एरिया में बहुत थोड़ा सा ऑक्सीजन, और एनवायरनमेंट में अगर उतनी ही एरिया को कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। और सेम चीज़ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में क्या देखे थे, हमारा रिब्स जैसे ही पीछे जाता है, डायाफ्राम ऊपर की तरफ आता है, तो वो छोटा सा लंग्स हो जाता है। और छोटा होने की वजह से उतने छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि अगर आप बाहर की बात करें उतना ही छोटा सा एरिया अगर आप इन्वायरमेंट में कंसीडर करते हैं तो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सीजन का आपकी बॉडी में आना इनहलेशन है। इनहलेशन मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन, टेकिंग इन, ब्रीदिंग इन आप बोल सकते हो, ऑक्सीजन लेना इनहलेशन है। फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ते हो वो क्या कहलाता है, एक्सहलेशन कहलाता है। मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर छोड़ा, दैट इज एक्सहलेशन। अब अगर बात की जाए कि इनहलेशन हमने कर लिया, हमारे लंग्स में हमने ऑक्सीजन भर लिया है, अब क्या होगा, तो हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या होंगे, छोटे छोटे फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होंगे। आगे आपको बताएंगे डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है आपके आर्टरी में, वेन में एंड इवन कैपिलरीज में, है ना। अभी हमें क्या कंसीडर करना है कि कैपिलरीज जो है वो एल्वेलाई के पास आती है। अब बात है कि आर्टरी क्यों नहीं आ जा रही। कैपिलरीज बहुत फाइन होते हैं, एकदम पतले पतले से। जैसे आप ऐसे समझो, अगर आप किसी एकदम फुल डेंसिटी वाले एरिया में इन करते हो तो मेन रोड से तो आप नहीं जा सकते, आपको छोटे छोटे ब्रांचेस वहाँ पे बहुत पतले पतले रास्ते मिलेंगे वहाँ उस छोटे से घर तक जाने के लिए, है ना। बिल्कुल वैसे ही आपका लंग्स तो एल्वेलाई से भरा हुआ है, और हर एल्वेलाई के पास ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि एल्वेलाई किससे जुड़ा हुआ है, एल्वेलाई के बेस पे जुड़ा हुआ है टर्शियरी ब्रोंकियाई, उसके ऊपर सेकेंडरी ब्रोंकियाई, उसके ऊपर फिर प्राइमरी ब्रोंकियाई, फिर सबसे ऊपर ब्रोंकियोल्स, फिर आगे डिवाइड होते होते वो हमारे विंड पाइप से और फिर नोज से कनेक्टेड है। मतलब हमने जो सांस लिया वो हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियोल्स में, और लास्ट में एल्वेलाई में आकर के हमारा ऑक्सीजन रुका हुआ है। तो ऑक्सीजन कैसे आया ये तो हम समझ गए, लेकिन अगर आप बात करो कि ऑक्सीजन तो आके हमारा लंग्स में वेट कर रहा है, कैपिलरीज आने वाली है। कैपिलरीज मीन्स व्हाट, द ट्रेन, ओके, एंड उसमें जो ब्लड सेल सारे मूव कर रहे हैं, सो अलग। तो अब वो आता है तो आकर के क्या करेगा, वहां से ऑक्सीजन को उसने कैरी कर लिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिपॉजिट कर दिया। आप बहुत कॉमन लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हो कि वो स्टेशन है एल्वेलाई, एक अलग स्टेशन है। एल्वेलाई पे कौन वेट कर रहा है, ऑक्सीजन।
ब्लड आई, ब्लड क्या लेकर के आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो ट्रेन आ रही थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नाम के जो पैसेंजर थे वो एल्वियोलाई स्टेशन पे उतर जाएंगे, और आपका जो ऑक्सीजन नाम का पैसेंजर है वो एल्वियोलाई स्टेशन से चढ़ जाएगा कहाँ, ब्लड में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, ट्रेन में। अब वो चल के आ रहे हैं, तो यहाँ तो एक्सचेंजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसको हम लोग नॉर्मली ब्रीदिंग में कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया है, बस ऑक्सीजन को ऐड ऑन किया है अपनी चीज़ों के साथ में, ठीक है। तो आपका जो ये ब्लड है ऑक्सीजन के साथ चल के बाकी ऑल ओवर दी बॉडी में जा रहा है, सारे बॉडी में, सब बॉडी मतलब आप ये बोल सकते हैं हर एक ऑर्गन को टच कर रहा है। एंड ऑर्गन्स टिश्यू से बने हुए हैं, टिश्यू सेल से बना हुआ है, तो हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो आपका जो ब्लड वेसल है वो बिल्कुल पतले पतले फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होगा, सारे सेल को टच करेगा और सारे सेल को क्या दे देगा, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड अभी बनी नहीं है, आप ऐसे इमेजिन करो कि एक बड़ा सा कमरा है, कमरे का गेट, ठीक है, दैट इज़ योर सेल मेम्ब्रेन। आप सेल मेम्ब्रेन जैसे भी हम लोग जानते हैं कि हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब आधी चीज़ें सेल के अंदर आ सकती हैं, आधी चीज़ें सेल से बाहर जा सकती हैं, कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो सेल के अंदर आना अलाउड नहीं है। तो आप उसको एक कमरा और एक गेट से कंसिडर कर सकते हो। गेट जो है वो एक पैसेज है, वहाँ से कुछ चीज़ों को आना अलाउड है, कुछ लोगों को और कुछ को नहीं, है ना। तो लाइक दैट, तो एक जो कमरा है वो क्या है, सेल है, ठीक है। उस पूरे कमरे में पानी भरा हुआ है, दैट इज साइटोप्लाज्म, है ना। सेल के बिल्कुल सेंटर में, मतलब आपके कमरे के बिल्कुल सेंटर में, जैसे आपका सीलिंग फैन होता है तो वो तो आपके टॉप से कनेक्टेड होता है, आप ऐसा इमेजिन करो कि वो कहीं से कनेक्टेड नहीं है, बस सेंटर में ऐसे ही अवेलेबल है, तो दैट इज न्यूक्लियस। सेल, दरवाजा, सेल मेम्ब्रेन, इधर आप वॉल को भी बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वॉल से तो यूजुअली लोग इंटर नहीं करते, दरवाजे से इंटर करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन एंड वाटर इज साइटोप्लाज्म। आपका जो सीलिंग फैन है दैट इज व्हाट, योर न्यूक्लियस, ठीक है। गेट के पास कौन आया, ब्लड, क्या लेकर के, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में आया है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज अभी जो हम लोग खाना खाए थे, डाइजेस्ट किए थे, वो खाना भी खून में गया हुआ था, तो अल्टीमेटली जो सबसे और डिजॉल्वेबल थिंग होता है वो ग्लूकोज ही होता है, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, याद कैसे करना है, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 1, CHO, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, C6H12O6, है ना। तो अब आप ऐसे देखो, H12 और O6 एक साथ अगर कंसीडर करो तो वो क्या होता है, 6H2O बनता है, H12O6, ये क्या बनेगा, 6H2O। कहने का मतलब अल्टीमेटली ये पानी ही है, कंसीडर करके चलना है, पानी है नहीं, पानी ही है, ऐसा देखना है। क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी कहाँ पे, कार्बन पे, सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ को भी नोटिस करके चलना है, कार्बन को। तो एक्चुअली में 6 पानी के साथ साथ 6 कार्बन भी हमारा है, कहाँ, गेट पे, है ना। जैसे ही गेट खुलता है, गेट के अंदर 6 दोस्त 6 कार्बन आते हैं, यहाँ हम पानी को कंसीडर ही नहीं करेंगे, H12O6 को एकदम निगलेक्ट करके चलना है। ऐसे सोच के चलिए कि 6 कार्बन, 6 लड़के, 6 दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के रूम के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पानी में इंटर करते ही उनकी दोस्ती टूट जाती है, 3 दोस्त अलग, 3 दोस्त अलग, तो दैट इज C3 एंड C3, क्योंकि इंटर करते समय कितने थे, C6, अब कितने हो गए, C3 एंड C3। तो जब तक 6 दोस्त साथ में थे तब इनका नाम क्या था, ग्लूकोज। लेकिन अब 3 दोस्त अलग, 3 दोस्त अलग हो गए, तब इनका नाम क्या हो गया, पाइरुवेट। सो पाइरुवेट इज C3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब 3 कार्बन का एक कंपाउंड पाइरुवेट है, 6 कार्बन का एक कंपाउंड ग्लूकोज है, तो पाइरुवेट बन गया। अब इनका काम क्या है, पाइरुवेट सेल के अंदर तो इंटर कर गए, अब उनको ढूंढना है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ऑक्सीजन भी आई सेल के अंदर, मस्त, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अब उनको चाहिए क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की कोई फिक्स जगह नहीं है, ऐसा नहीं कि सेल में एक सर्टन स्पेस दिया हुआ है कि हम राइट कॉर्नर पे, राइट सेक्शन में, या राइट टॉप कॉर्नर पे, राइट बॉटम कॉर्नर पे हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया को पाएंगे, ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया पानी में तैर रहा है, तैर रहा है। अब इस पाइरुवेट को भी क्या करना है, तैरना है ना। फिर ये तैरते हुए किसके पास पहुंचे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसी सेल है, 9th में आप पढ़े होगे, कैसी सेल है, 2 लेयर वाली, है ना,
दो ऑर्गेनल्स है एक्चुअली। जब वो सेल के बाहर होती तो वो सेल ही कहलाती है, लेकिन सेल के अंदर इसलिए हम उसको सेल ऑर्गेनल कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल प्लेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, कर्व्ड है, ठीक है, या फिर आप उसको ग्रूव्स बोल सकते हो, उसके अंदर ग्रूव्स, जैसे स्टर्नी एक्चुअली उसको बोला जाता है। तो आपका जो C3 है वो कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, वो 3 कार्बन मतलब पाइरुवेट, एक पाइरुवेट, 3 कार्बन का एक ग्रुप, 3 कार्बन का एक और ग्रुप, दोनों पाइरुवेट को अपने पास रख लिया, है ना। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये पाइरुवेट गए तो वो क्या बने, उनको तोड़ करके क्या बनाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP, है ना। ATP इज व्हाट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मीन्स तीन फॉस्फेट। ATP बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, पानी बन गया। अब बात है कि ATP क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर बना रहा है, एनर्जी वही दे रहा है। अब हमारे बॉडी को कुछ भी काम करना होगा, पलकें भी चिपकानी होंगी, हमें सोना है, सो के जागना है, या फिर चलना फिरना है, कुछ भी करना है, तो हमें ATP खर्च करना पड़ेगा। वो करेंसी, वो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जो पैसों को बना कौन रहा है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो उसने बनाया ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर का इस्तेमाल तो हमारे बॉडी में बहुत है, साइटोप्लाज्म को भी और ज़्यादा सॉफ्ट करने में, मतलब लिक्विड करने में यूज़ किया जा सकता है। वो पानी जो है वो फिर चला जाएगा, यूरिनेट भी हो सकता है। वो पानी जो है और भी हमारे सेल को ज़रूरत हो जाती है, या फिर हमारे ब्लड में तो वैसे भी ब्लड की फ्लूइडिटी भी होनी चाहिए, ब्लड हमारा बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, तो वहाँ पे भी वाटर ही चाहिए। तो ये वाटर तो हम यूटिलाइज कर लेंगे। ATP हमने रखा हुआ है आने वाले समय के लिए, जब भी हमें कुछ काम करना होगा तो हम उसका खर्च करेंगे। लेकिन अब CO2 का क्या, तो ये जो CO2 बनाना, यही CO2 ब्लड वेसल को रिटर्न हो जाता है एट द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। जिस जगह से हमने ऑक्सीजन उठाया, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया ग्लूकोज तोड़ने में, तो हम उनको बदले में क्या देते हैं, CO2 दे देते हैं। अब आ गया समझ में। फिर से ब्लड वेसल्स क्या लेकर के आ रहा है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ब्लड के सेल्स तो हैं ही उसके अंदर। दरवाजे को नॉक करता है, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को वो क्या देता है, सेल ऑक्सीजन दे देता है और ग्लूकोज दे देता है। ग्लूकोज क्या था, 6 दोस्तों का टीम था, 6 कार्बन का टीम था। अब जैसे ही वो सेल के अंदर, मतलब दरवाजे के अंदर आता है, पूरा कमरा किससे भरा है, पानी से, साइटोप्लाज्म से। जैसे ही 6 दोस्त आते हैं, वो टूट के 2 भाग में बट जाते हैं, 3 दोस्त अलग, 3 दोस्त अलग। तो अब इनके टीम का नाम क्या हो गया, पाइरुवेट 1, पाइरुवेट 2, पाइरुवेट बन गए। अब तो इनको माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढना है, सेल में फिक्स जगह है नहीं माइटोकॉन्ड्रिया की, ये घूमेंगे इधर उधर, पानी में तैरेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाइरुवेट को अपने पास रखेगा और उनको तोड़ेगा, तोड़ के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ATP। ATP हमने स्टोर कर लिया अपने काम के लिए, पानी तो यूज़ हो ही जाना है। रही बात CO2 की, तो हमने CO2 को वापस दे दिया, किसको, ब्लड वेसल को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सेल का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, CO2 भी वेस्ट प्रोडक्ट है, काम का नहीं था, हमने वापस कर दिया, ले जाओ उसको वापस भेज देना, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात की जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हम भी सो करते हैं, आप भी सो करते हैं, हर कोई सो करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे, हम तो हमेशा ऑक्सीजन ले रहे हैं सांस में, ऑक्सीजन तो जा रहा है, फिर हम ऑक्सीजन को कैसे डिनाई कर सकते हैं। होता क्या है, जब आप लंबी दौड़ लगा रहे होते हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो थक रहे होते हो, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो उस रेट में आप ब्रीद नहीं कर रहे होते हो जिस रेट में आपके सेल को ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ATP रैपिडली खर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा ATP खर्च हो रही है, क्योंकि आपने बहुत काम करना है, आप कर रहे हो ATP लगा रहे हो। ATP अब खत्म हो रही है, ATP बनाने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज। कहाँ से आएगा, जिम में आने से पहले हमने जो खाना खाया था, ग्लूकोज तो आ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन रेगुलर बेसिस पे ब्रीथ करना है ना, तो ऑक्सीजन की कमी होने लग गई, ग्लूकोज हमारे पास भर भर के पड़ा है ना। ग्लूकोज अगर आप नहीं भी खाना खाते हो तो भी आपके बॉडी में ग्लूकोज आता है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का फंक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। तो क्या हुआ, ग्लूकोज तो बन रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन आपको चाहिए क्या, ऑक्सीजन। उस रेट में आप ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, और आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना है। तो आपको अब चाहिए क्या, एक्सरसाइज करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपको मिल रहा है,
ग्लूकोज तो आपके बॉडी में है ही एक्चुअली, आप खा रखे हो खाना, नहीं भी खाए हो तो वो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की कहानी है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, अब ऑक्सीजन ब्रीथ करना है, ऑक्सीजन आप उस रेट में सांस नहीं ले पा रहे हो, तब अब आप क्या करोगे, आपका जो मसल्स है वो सारा ऑक्सीजन लेना बंद कर देगा, भाई हमको ऑक्सीजन मत दो, बाकी सारे ऑर्गन्स को, बाकी सारे सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते चलो। तो अब आपके मसल सेल्स जब ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे, अब उनका डिफरेंट काम होगा। मसल्स मतलब आपके वो सारे जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दिखा रहे हैं, है ना। तो आपके स्केलेटल मसल हो गया, स्ट्रिएटेड मसल जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट इज, जैसे आप 9th में कनेक्टिव टिश्यूज में पढ़े ही होंगे मसल्स को, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, योर कार्डियक मसल, एंड अगेन द थर्ड इज व्हाट, योर स्मूथ मसल, है ना। तो आपके जो स्ट्रिएटेड मसल्स है उन्होंने मना कर दिया, ऐसा है भाई हमें मत दो ऑक्सीजन, बाकी सारे ऑर्गन्स को दे दो, उनको ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी है। अब क्या हो रहा है, सेम चीज़, आपका मसल्स टिश्यू है, टिश्यू भी सेल से बना हुआ है। तो ये जो कमरा है, आप अपने कमरे को ऐसे सोचो कि वो कमरा क्या है, सेल है। कमरे की जो सारी दीवारें हैं वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो दरवाज़ा ऑब्वियसली आपके वॉल के साथ लगा हुआ दरवाज़ा वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आपने किया क्या है, आपके ब्लड में क्या चल रहा है, अभी ग्लूकोज चल रहा है, ऑक्सीजन है बट ऑक्सीजन चाहिए नहीं। दरवाजे से इन कौन करेगा, वही 6 लड़कों की दोस्ती, है ना, 6 लड़के दोस्त, दोनों 4-6 दोस्त हाथ पकड़ के क्लास के अंदर एंटर करेंगे, रूम के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है, सेल के अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही वो पानी में आए, डिजोल्व हो गए, तब वो क्या हो जाएंगे, 3 और 3 में बढ़ जाएंगे। 3 कौन हो जाएगा, 3 पाइरुवेट, ये भी 3 पाइरुवेट। अब ये पाइरुवेट क्या करेंगे, वापस जैसे साइटोप्लाज्म में, अब इनको माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं जाना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, पाइरुवेट के साथ ऑक्सीजन चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट बना के देगा, ऑक्सीजन तो है नहीं। तो साइटोप्लाज्म में ही ये पाइरुवेट बन गए, पाइरुवेट से ये चेंज होकर के क्या बन जाएंगे, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो 3 कार्बन था पाइरुवेट, पाइरुवेट 3 दोस्तों का जोड़ा था, वही 3 दोस्त का जोड़ा जो है वो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। यहाँ पे बनेगा CO2 एंड ATP। तो ATP जो बन रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बन रहा है ना, लेकिन ATP कितना बन रहा है, सिर्फ 2 ATP, बहुत थोड़ी सी एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी बनी थी, 36 ATP, है ना। तो थोड़ी सी एनर्जी बन रही है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और बहुत सारा एसिड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड वेसल को वापस दे दिया, क्या, लो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ, हमारे काम का नहीं है। ATP, थोड़ी सी ATP हमने रख लिया कि आगे चल के काम कर लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द एसिड, एसिड को तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो सेल में ही जमा रह जाएगा। अब होगा क्या, लगातार एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा मसल्स दिखा रहा है, तो बहुत ज़्यादा एसिड भर रहा है उसके अंदर, हेवी हो रहा है हमारा सेल, हेवी हो रहा है। तो आप जब बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आपको थकान फील होता है, मसल्स दर्द होने लग जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट एसिड, है ना। फिर आपको क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, मसल्स जकड़ने लग जाएंगी। ऐसा बहुत बार फील किए होगे, जब आप थक जाते हो बहुत ज़्यादा तो आपके पाँव में हाथ के जो मसल्स हैं वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि वो बहुत जकड़ रहा है, ठीक है। आप सो जाओगे, सुबह उठोगे, फिर रिलैक्स फील करोगे। ऐसा क्यों, वो जो लैक्टिक एसिड, पाइरुवेट चेंज हो गए थे लैक्टिक एसिड में, आपके सेल में प्रेजेंट थे, वो धीरे धीरे टूट के बन जाएंगे CO2। CO2 वापस हो जाएगा ब्लड वेसल को, और ब्लड वेसल CO2 ले जा कर के कहाँ दे देगा, लंग्स में, और हम सांस से बाहर। मतलब अब हमारे सेल के पास ना लैक्टिक एसिड है, ना भारी सेल रहेगा, ना दर्द होगा। क्लियर। एक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने कहाँ मिलेगी, फंगी में, ईस्ट में, ठीक है। कैसे होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेम, ईस्ट क्या है, फंगी है, फंगी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म किससे बना होगा, सेल से। एक और बात आपके ईस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट, ईस्ट इज अ सिंगल सेल, सिंगल ऑर्गेनिज्म, यू कैन से कि सिंगल फंगी है जो सिंगल सेल की होती है, बाकी सारी फंगी मल्टी सेलुलर्स हैं, सिर्फ एक फंगी ईस्ट सिंगल सेलुलर है। तो ईस्ट में भी सेम चीज़, सेल है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, उसमें साइटोप्लाज्म होगा, उसमें सेल मेम्ब्रेन होगा। वैसे ही ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो चाहिए ही नहीं एक्चुअली उनको, ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आता है, पाइरुवेट बनता है, पाइरुवेट से टूट के वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, इथेनॉल बन जाता है ना, और CO2, ठीक है। वो इथेनॉल जो है वो, जैसे आप देखे होंगे मम्मी क्या करती हैं आपकी, पहले तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करते थे, ईस्ट यूज़ करते थे, आज भी यूज़ करते हैं, खमन बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो उनको इडली बनाना, डोसा बनाना है, चावल दाल हमने पीस लिया, चावल में कार्बोहाइड्रेट है ना,
तो हमने उसमें ईस्ट डाला। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर इंटर करेगा वो टूटेगा इथेनॉल में, और इसी वजह से आपका डोसा, आपका इडली, उसका टेस्ट खट्टा लगता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। और आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो देन यू फील डिजीनेस बिकॉज ऑफ द अल्कोहल, ठीक है। और CO2 बनता है, उसका क्या होगा फिर? CO2 भी तो बन रहा है, तो ऑफकोर्स आपकी जो स्पॉन्जी बनती है चीज़ें, वो क्यों बनती हैं? गैस की वजह से। जैसे आपने इडली बैटर डाला, ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले से थे। थोड़ा सा जैसे ही आपका बैटर गर्म होता है, बर्तन में पकने लग जाता है, गैसेस गर्म होते हैं, तो गैस की टेंडेंसी होती है गर्म होके ऊपर भागने की, तो CO2 निकल के हवा में, वो जगह उनका खाली हो गया। दैट्स वाई आपका जो इडली होता है वो स्पॉन्जी होता है ना। तो हमने क्या देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन हम सो करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन हम सो करते हैं, मसल्स में सो करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मसल हमेशा एनारोबिक सो करता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन सो करते हैं इन सीवियर सिचुएशन, जब हमारी एक्सरसाइज टफ हो रही हो, हमारा रनिंग हो रहा हो या बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा हो, तब हमारा मसल क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड ईस्ट तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाता ही दिखाता है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द डाइजेशन, एंड तब हमको पता चलेगा कि किस तरह से ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन।